हाँ जी। तो इंस्पायर आरएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी जो सीरीज शुरू की थी करंट अफेयर्स की, उसकी आज तीसरी क्लास है। पॉलिटिक गवर्नेंस अपन ने पढ़ लिया था, आईआर की कुछ बातें अपन ने चल रही थी, उसी में आगे चलते हैं। जो अपन पढ़ रहे हैं उनको आप एक बार थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना, ताकि चीज़ें जो है वो दिमाग में स्थायी रूप से सेव हो जाए। आज की जो अपने चर्चा का विषय है, या आज का जो अपने जो टॉपिक है, उसमें सबसे पहले लिख रखा है बगरहाम एयरबेस। बगरहाम एयरबेस जो ये है, ये अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। तो उसके पास में एक प्रांत पड़ता है जिसका नाम है परवान प्रांत। परवान प्रांत में ये एयरबेस बना हुआ है। ये एयरबेस चर्चा का विषय अक्सर रहता ही रहता है, जिसका मुख्य कारण ये है कि इस बगराम एयरबेस को यूएसएसआर, जो आपने रसिया नाम सुना है, तो एक 15 देशों का एक संगठन था जिसे यूएसएसआर कहा जाता था। उसमें जैसे रसिया है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है, ऐसे मिला करके 15 देश थे। उन 15 देशों के जो संगठन था उसे यूएसएसआर कहा जाता था। और यूएसएसआर ने इस बगराम एयरबेस की वो स्थापना अफगानिस्तान में की थी। ये बगराम एयरबेस जहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन इतनी पावरफुल और इतनी हाईटेक जगह पर है कि आसपास वाले जितने भी पड़ोसी देश है वो चाहते हैं कि भाई बगराम एयरबेस पर है वो हमारा कब्जा हो जाए। शुरुआत में यूएसएसआर ने इसकी स्थापना की, फिर अमेरिका के दायरे में आया। फिर 2021 में जैसे आपने सुना ही होगा कि अशरफ गनी साहब है वो अफगानिस्तान छोड़ करके चले गए, और ये जो एयरबेस है ये तालिबान के कब्जे में आ गया। तो 21 में जैसे ही तालिबान के कब्जे में आया, अमेरिका की सेना है वो वहाँ से चली गई। तो अब अमेरिका है वो वापस चाहता है कि ये जो बगराम एयरबेस है इस पर है वो हमारा दबदबा हो जाए, हमारा कब्जा हो जाए। तो उसी के लिए वो लगातार प्रयास कर रहा है। तो प्री में कभी पूछा जा सकता है कि भाई बगराम एयरबेस है वो कहाँ है, तो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के उत्तरी भाग की ओर ये एयरबेस स्थापित है, और जो प्रांत है वो परवान प्रांत है। और अमेरिका ये चाहता है कि भाई अगर इस बगराम एयरबेस पर हमारा कब्जा हो जाए तो आसपास वाले जितने भी देश है उस पर मैं ढंग से नज़र रख सकता हूँ। लेकिन बगराम एयरबेस पर जैसे ही अमेरिका अपना कब्जा करने की बात करता है तो रसिया है, चाइना है, वो थोड़े से चिंतित हो जाते हैं। भारत भी है वो चिंतित हो जाता है, क्योंकि बगराम एयरबेस से चाइना पर जो नज़र ढंग से रखी जा सकती है वहाँ सीधा रास्ता जाता है। तो चाइना को लगता है कि भाई अमेरिका का अगर यहाँ पर कब्जा हो गया है तो कभी चाइना है वो हमारे यहाँ पर आक्रमण कर सकता है। रसिया है वो चिंतित है। रसिया को लगता है कि पहले ही मैं यूक्रेन के साथ है वो युद्ध में फंसा हुआ हूँ, अब अगर बगराम एयरबेस भी अगर अमेरिका के पास चला गया तो हो सकता है कि जो अमेरिका है वो हमारे विरुद्ध भी कुछ षड्यंत्र रचे। तो ऐसे कुछ बातें हैं, लेकिन अपने काम की इतनी बात है कि भाई बगराम एयरबेस है वो कहाँ स्थित है, तो अफगानिस्तान में स्थित है। और वापस अमेरिका चाहता है कि भाई इस पर है वो हमारा कब्जा हो जाए। उसी को लेकर के आगे पीपीटी में लिख रखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर फिर से नियंत्रण प्राप्त करने के लिए अफगानिस्तान के साथ है वो बातचीत क्या कर रहा है, शुरू कर रहा है। और जो फोटो लगा रखी है पीछे वो बगराम एयरबेस की ही है। अब अपन आगे चलते हैं। आगे लिख रखा है वस्तु एवं सेवा कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर चर्चा में रहता है ये जीएसटी, जिसे हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब सबसे पहले तो जीएसटी होता क्या है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष प्रकार का एक प्रकार का कर है। बात यूं है कि प्रारंभ में जब कर है वो अलग अलग प्रकार के थे, तो आपने अक्सर सुना ही होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन। तो उसी प्रकार वन नेशन वन टैक्स, कि भाई अलग अलग प्रकार के कर या टैक्स ना होकर के टैक्स जो जनता है, जो ग्राहक है, वो जो देते हैं वो एक ही प्रकार का टैक्स होना चाहिए। तो उस एक ही प्रकार के टैक्स को बनाए रखने के लिए 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से है वो अपनाया गया है। इस तिथि को आप याद रखना, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को है वो अपनाया गया है। और संविधान संशोधन जो था वो 101वां था। और मेन इसको अपनाने का जो मकसद है वो क्या है, टैक्स कितने प्रकार का हो, एक प्रकार का हो। और जीएसटी को लेकर के ही हाल में कुछ सुधार हुए हैं। पहले जो चलता था वो चलता था जीएसटी 1.0, और अब जो जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं उनको नाम दिया गया है जीएसटी 2.0। अब उन जीएसटी 2.0 में ऐसा क्या है, अपन उस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सबसे पहले लाइन लिख रखी है कि जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में जीएसटी सुधार 2.0 को मंजूरी दी गई, जिसमें जीएसटी की दरों को है वो सरल बनाया गया है। अब यहाँ एक शब्द आया है जीएसटी परिषद। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है उसका एक आर्टिकल है 279A। उस 279A में है वो जीएसटी परिषद की बात कही गई है कि भाई जीएसटी में जो भी लिए जाने वाले जो निर्णय हैं वो
एक परिषद होगी और वो परिषद मिलकर के ही सारे निर्णय लेगी कि कौन से टैक्स की दर होगी, कौन सी टैक्स की दर नहीं होगी। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जीएसटी परिषद के जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 279A में है। और इसकी जो अभी 56वें नंबर की जो बैठक हुई है उसी में ये सारे नवाचार किए गए हैं। अब इस जीएसटी परिषद में अध्यक्ष कौन होता है? इस जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। इसके जो सदस्य होते हैं वो जो भी राज्यों में जो वित्त मंत्री होते हैं वो इसके सारे सदस्य होते हैं। अब अपन थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये लिख रखा है कि जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में इन नए पहलों को या नए नवाचारों को है वो अनुमति दी गई है। अगला लिख रखा है कि जीएसटी 1.0 ये वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाए जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2017 में है वो अपनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ 101वें संविधान संशोधन को ध्यान रखना है। अपनाया कब गया है? 2017। मैंने आपको डेट बताई थी, 1 जुलाई 2017 से इसे पूरे भारत में अपनाया गया है। एक ये सबसे काम की बात है कि एग्जाम में अगर स्टेटमेंट में आता है कि जीएसटी जो है वो एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, तो जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है, ना कि प्रत्यक्ष कर है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है कि जीएसटी केवल वस्तुओं या केवल सेवाओं पर नहीं लगता है, जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगता है, क्योंकि जीएसटी की फुल फॉर्म में क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आप कोई सामान खरीद रहे हैं या आप कोई भी सर्विस प्राप्त कर रहे हैं, सर्विस जैसे मान लो कि आप हॉस्पिटल गए, वहां आपने अपना इलाज करवाया, तो वो डॉक्टर आपको क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ने गए तो टीचर आपको क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। आप किसी भी बैंक में गए, बैंक में जाकर के आपने पैसे निकाले चाहे पैसे जमा कराए, तो बैंक वाले आपको क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। तो वो सारी चीजें आती है सर्विस में। और वस्तु खरीदना तो आप जानते ही हो, आप दुकान पे गए, आपने चाहे घी खरीदा, तेल खरीदा, साबुन खरीदा, तो वो सारी चीजें किस में आती है? वस्तुएं खरीदने में आती है। तो कैसा करे? अप्रत्यक्ष करे। और जीएसटी जो है वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगाया जाता है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1 जुलाई 2017 से इसे है वो भारत में अपनाया गया है। अगला लिख रखा है कि जीएसटी के मुख्य घटक में सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और एकीकृत जीएसटी आते हैं। एकीकृत जीएसटी को अपन आईजीएसटी भी कहते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो जीएसटी जो लगती है, जो जीएसटी में जो प्रकार है वो 4 प्रकार है। सबसे पहला लिख रखा है सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है जो केंद्र सरकार द्वारा जो जीएसटी के रूप में जो टैक्स लगाया जाता है उसे कहते हैं सीजीएसटी। सी का मतलब सेंटर और जीएसटी का मतलब जीएसटी। तो केंद्र सरकार द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सीजीएसटी। दूसरा लिख रखा है एसजीएसटी। एस का मतलब होता है स्टेट। राज्य सरकार द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उसे कहते हैं एसजीएसटी। एस में स्टेट और जीएसटी में वही गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गए। अगला लिख रखा है यूटीजीएसटी। जैसे जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनको कहते हैं यूनियन टेरिटरीज। तो उनके द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उनको क्या कहते हैं? यूटी, यूनियन टेरिटरीज। और जीएसटी में गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, तो वो यूटी हो गया। अगला लिख रखा है एकीकृत जीएसटी, जिसे कहते हैं आईजीएसटी या इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो जीएसटी के 4 टाइप हो गए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। अब ये कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये वाली बात तो आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि आगे वाला जो शब्द है कैपिटल लेटर का उसी को पकड़ के आगे है वो नाम लिखे हुए। अब सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी ये वाले टैक्स तो तब लगाए जाते हैं जब लेन देन है वो एक ही राज्य में हो रहा हो। जैसे मान लो कि जोधपुर से कोई माल है वो जयपुर जा रहा है, जयपुर से कोई माल है वो जोधपुर आ रहा है, तो लगते हैं ये तीनों प्रकार के जीएसटी। और आईजीएसटी कब लगता है? जब कोई माल या जब कोई सेवा जो है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रही हो, जैसे राजस्थान से गुजरात, गुजरात से हरियाणा। तो इस प्रकार का अगर कोई भी लेन देन हो रहा है तो वहां कौन सा जीएसटी लगता है? आईजीएसटी। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, ये जो टैक्स है या ये जो जीएसटी है वो तो अंतर राज्य, मतलब एक ही राज्य के अंदर अगर कोई लेन देन हो रहा है तो वहां ये टैक्स लगता है। और आईजी जो जीएसटी है, इंटीग्रेटेड वाला जो जीएसटी है, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई सामान जा रहा है, सर्विस लेने जा रहे हैं, तो वहां पर ये टैक्स लगता है। तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। आप सामान खरीदोगे तो उस पर लिखा हुआ होता है सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, तो आप थोड़ा समझ जाओगे कि भाई वो किस चीज के बारे में बताना चाह रहा है। अगला लिख रखा है कि भाई जीएसटी का इंपॉर्टेंस क्या है, जीएसटी का महत्व क्या है, एडवांटेज ऑफ जीएसटी या इंपॉर्टेंस ऑफ जीएसटी। तो उसके बारे में 3-4 पॉइंट लिख रखे हैं। कभी अपने जो जीएसटी वाली जो बात है, जीएसटी परिषद वाली जो बात है, वो अपने आरएस मेंस के इकोनॉमिक्स वाले पेपर में है और इकोनॉमिक्स जो है वो अपने पहले पेपर में है। तो थोड़ा ध्यान से देखना। पहला लिखा हुआ है कि जीएसटी के महत्व में क्या होगा? कैस्केडिंग प्रभाव। जीएसटी जब से लगाया गया है तब से कैस्केडिंग प्रभाव का मतलब होता है कि एक ही सामान पर अगर कोई बार बार टैक्स लग रहा है तो उससे है वो बचा जा सकता है। अब बार बार कैसे? जैसे मान लो कि आप कोई कार खरीदने गए, तो जो भी कार बनाने वाली जो कंपनी है उसने पहले कहीं से कार का कच्चा माल लाया होगा, इंजन लाया होगा, बॉडी लाई होगी। तो जब वो कार के जो बनाने वाली जो कंपनी है वो
इंजन लेने जाए, बॉडी लेने जाए तो उन्होंने उस पर टैक्स दिया होगा। फिर मान लो कि उन्होंने उसके टायर लाए होंगे तो टायर पे टैक्स दिया होगा। फिर वापस वही चीज जब आप खरीदने जाते हो तो आप भी उस चीज का टैक्स देते हो। मतलब एक ही सामान पर बार बार जो टैक्स लगता है, उससे बचने के लिए जो टैक्स लाया जाता है वो कौन सा लाया जाता है? जीएसटी। जीएसटी में जब टैक्स लगता है वो जब ग्राहक कोई अंतिम रूप से कोई चीज को खरीदता है, लास्ट में जब उस चीज को खरीदता है तो जीएसटी लगता है, ना कि किसी भी सामान पर बार बार या किसी भी चीज पर बार बार टैक्स लगता है। तो जीएसटी है जो है वो कैस्केडिंग प्रभाव से क्या देता है? मुक्ति देता है। दूसरा लिख रखा है कि एकीकृत कर प्रणाली, वही मैंने आपको बताया दिया कि भाई जिस प्रकार से भारत सरकार कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन तो उसी प्रकार वन नेशन वन टैक्स। एक कोई व्यक्ति है वो अच्छे खासे रुपए कमा रहा है तो वो बार बार जो टैक्स देने वाले हैं उन झंझटों से बचना चाहेगा ना, कि भाई एक ही प्रकार का कोई सिस्टम होना चाहिए कि भाई आपको बता दे कि भाई आपका टैक्स इतने रुपए हुआ और वो आपने चुका दिया तो सारी झंझट खत्म। तो ये जो जीएसटी है, जीएसटी आने के बाद से इसका सबसे दूसरा बड़ा प्रभाव क्या हुआ है कि एकीकृत प्रकार का है। लोगों को है वो टैक्स चुकाने से वो डर नहीं लगता है, उनको ऐसे नहीं लगता है कि भाई हम किसी भी प्रकार की टैक्स वाली झंझटों में फंस जाएंगे। तीसरा लिख रखा है, एक डाटा लिख रखा है कि जब से जीएसटी लाया है तब से जीएसटी देने वाले जो लोग हैं वो उनमें जो बढ़ोतरी जो हुई है वो बता रहा है कि पहले जो ये संख्या थी वो 66.5 लाख थी और जब से जीएसटी आया है या 25 वाले आंकड़ों की बात करें तो ये बढ़कर के हो गई है 1.51 करोड़। देखो आप पहले जो टैक्स जो लोग दे रहे थे वो कितने थे? 66.5 लाख और बढ़कर के कितने हुए? 1.51 करोड़। तो कहीं ना कहीं भारत की जीडीपी में ग्रोथ होगा, सीधी सी बात है, भारत सरकार ज्यादा रुपए कमाएगी। तो ये भी जीएसटी का क्या इंपॉर्टेंस है। अगला लिख रखा है कि सकल जीएसटी संग्रह जो है वो 22.8 लाख करोड़ रहा है। जीएसटी का जो सामूहिक रूप से जो सकल जीएसटी जो संग्रह है वो कितना रहा है? 22.8 लाख करोड़ रुपए। तो ये थोड़े आप 3-4 पॉइंट ध्यान रखना कि जीएसटी आने के बाद से क्या क्या हुआ है। कैस्केडिंग की जो प्रक्रिया है, जो बार बार जो टैक्स लगने वाली जो दिक्कतें हैं उससे मुक्ति मिली है। दूसरा क्या हुआ है? दूसरा जैसे जो लिखा हुआ है अपने पास कि एकीकृत कर प्रणाली है, बार बार जो टैक्स लग रहे हैं उससे बचा जा सकता है। एक व्यक्ति है वो उसको एक ही प्रकार का टैक्स देना पड़ रहा है। फिर दो डाटा लिख रखे हैं कि सबसे पहले जो है 66.5 लाख से बढ़कर के कितने हुए? 1.51 करोड़ और सकल जीएसटी में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 22.8 लाख करोड़ की। ये नीचे एक डायग्राम भी है जो भी बता रहा है कि भाई जीएसटी के क्या एडवांटेज है। ये जो डायग्राम है वो जीएसटी की ऑफिशियली वेबसाइट से लिया गया है। इसमें देखो वही लिख रखा है, सबसे पहले लिख रखा है कि रिलीफ फॉर स्मॉल बिजनेस, जो भी छोटे बिजनेस करने वाले जो लोग हैं उनको जीएसटी आने के बाद से वो थोड़ा रिलीफ मिला है कि भाई बार बार कर देने की जरूरत नहीं है। बड़े जो बिजनेसमैन है वो इनको ठग नहीं पा रहे। अगला लिख रखा है कि रेड्यूस टैक्स बर्डन, कि भाई टैक्स बर्डन से रिड्यूस हुए। मैंने बताया एकीकृत कर प्रणाली है तो उनको राहत के साथ चाहिए। अगला लिख रखा है कि भाई नेशन वाइड मार्केट, सीधी सी बात है कि जो नेशन वाइड है वो हर राज्य वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ों को ना कर करके केंद्र सरकार के जीएसटी के हिसाब से चलते। अगला लिख रखा है कि ऑनलाइन कॉन्वीनियंस, मतलब कोई भी अगर शिकायत है तो उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया गया है। रिड्यूस टैक्स वाला बात लिख रही है कि भाई टैक्स है वो कहीं ना कहीं कम ही हुआ है। और अगला लिख रखा है कि सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम, सीधी सी बात है जब एक ही टैक्स होगा तो टैक्स चुकाने की जो प्रक्रिया है वो और ज़्यादा आसान हो जाएगी, बहुत झंझटों में पड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अब अपन आगे चलते हैं। ये सबसे काम की चीज़ है मेंस के हिसाब से, और प्री में भी ये चीज़ें है वो कभी पूछी जा सकती है कि जीएसटी 2.0 जो आया है उसमें जो नए नवाचार किए हैं जो 56वीं बैठक में वो कौन कौन सी चीज़ों पर किए हैं। तो सबसे पहले तो आप एक ध्यान रखना, जीएसटी में मेनली ये जो 4 स्लैब दरें थी, टैक्स लगाने की जो दरें थी, इसमें 56वीं बैठक में क्या किया गया कि जितनी चीजें इस 12% वाले दायरे में आती थी, मतलब जिन सामानों पर 12% टैक्स लगता था उसमें से 99% चीजों को 12% से घटाकर कितने में कर दिए? 5% में। मतलब किसी सामान पर अगर पहले 12% टैक्स लगता था, 12% वाले दायरे में जितनी चीजें आती थी तो उन 12% वाली चीजों को घटा करके कौन से टैक्स स्लैब में लिया है? 5% वाले में। हालांकि 1% चीजें हैं वो उससे अधिक वाली में भी गई है, लेकिन 12% से अधिकतर वाली चीजें हैं वो किस में आ गई है? 5% में। जैसे कुछ खाने पीने की चीजें हैं, कुछ शैम्पू वगैरह हैं, तो वो जो अपने दैनिक यूज की, डेली यूजेज की जो सामान है वो 12% वाली टैक्स स्लैब दरें से किस में आ गए हैं? 5% वाली टैक्स स्लैब दरें में। इससे क्या होगा? सीधी सी बात है, आम आदमी को राहत के साथ आएगी। जो पैसे ज्यादा खर्च हो रहे थे वो अब थोड़े कम हो जाएंगे। तो अब थोड़ा इसमें पीपीटी में क्या लिखा हुआ अपन उसको देखते हैं। पहले से चली आ रही 12% और 28% की दरों को है वो समाप्त कर दिया गया है। ये जो 4 दरें हैं मैंने आपको बताया 5, 12, 18 और 28, 12 वाले अधिकतर चीजें किस में आ गई है? 5 में आ गई है। तो 12% और 28% वाली स्लैब दरों को है वो क्या किया गया? समाप्त किया गया, मतलब इन दरों को खत्म कर दिया। अगला लिख रखा है कि 5% और 28% की दो नई स्लैब प्रणाली लागू की गई, मतलब 5% वाली और 18% वाली दो नई दरों को लेकर के आए। समाप्त कौन कौन से किए? 12 और 28 वाले को तो क्या किया? पूरा खत्म किया है। और नई जो लेकर के आए है वो कौन सी लेकर के आए हैं? 5 वाली और 18 वाले।
तो इस चीज का ध्यान रखना, कभी स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूज नहीं कर दे। अगला लिख रखा है कि विलासिता वस्तुओं पर 40% की एक विशेष डीमेरिट दर लागू होगी। विलासिता वाली जो वस्तु है, लग्जरियस वाली जो वस्तु है, उन पर कह दिया कि भाई 40% टैक्स के साथ है वो एक नई स्लैब दर लागू होगी। कौन सी वस्तुओं पर? विलासिता वाली, लग्जरियस वाली, जो काफी महंगी गाड़ी आती है, जिनको आम आदमी है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब लग्जरियस चीजों में आप कोई भी चीज ले सकते हो जो बहुत ज्यादा लग्जरियस चीजें हैं, तो उन पर क्या लिख रखा है कि 40% की एक विशेष डीमेरिट दर लागू होगी। अगला लिख रखा है कि प्रभावी मध्यम कर दर 12% से घटकर है वो 5% हो गई। वही मैंने कहा कि अधिकतर जो चीजें हैं वो 12% वाली टैक्स स्लैब से घटा करके है वो किस में आ गई है? 5% वाली में। वही लिख रखा है। अगला लिख रखा है कि तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुएं 8% से 5% में आ गई। मतलब तेजी से बिकने वाली जो उपभोक्ता की डेली यूज की जो चीजें हैं, जिनको उपभोक्ता खरीदता है, उनको 18% से किस में लेकर के आ गए हैं? 5% में। 12% वाली 99% चीजें 5% में आ गई है, कुछ 18% वाली भी आई है, और कुछ 12% वाली चीजें जो 1-8% है, उनको थोड़ी टैक्स स्लैब उनको ज्यादा वाली चीजों में भी डाल दिया गया है। अगला लिख रखा है कि सभी व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी और उनके पुनर्बीमा को जीएसटी है वो पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया। मतलब आपने बीमा का सुना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस करवाने वाले आपको आसपास कोई ना कोई लोग मिल ही जाएंगे। तो वो जो हेल्थ इंश्योरेंस वाली जो चीजें हैं, उसमें जीएसटी को पूरी तरह से शून्य कर दिया। मतलब उस पर अब किसी भी प्रकार का जीएसटी की कोई भी टैक्स नहीं लगेगी। अगला लिख रखा है कि इसके अतिरिक्त 36 विशेष जीवन रक्षक दवाइयों को है वो जीएसटी में पूरी तरह से है वो शामिल कर दिया। जीवन रक्षक दवाइयाँ, कुछ कैंसर पीड़ित जो लोग होते हैं उनको जो दवाइयाँ दी जाती है, उनमें अब सरकार ने कह दिया है कि उन पर है वो किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं लगेगा। उनको है वो पूरी तरह से शून्य टैक्स स्लैब वाली दरों में है वो शामिल कर दिया गया है। अगला लिख रहा है कि जबकि अधिकांश दवाइयों पर जो टैक्स है वो जीएसटी की जो स्लैब है वो 12 से घटा करके कितनी कर दिए? 5। मतलब अगर आप ये 12 से 5 वाली ये चीज याद रखोगे तो अधिकतर चीजें आपके अगर स्टेटमेंट में सवाल आएगा तो आराम से सही हो जाएगा। 36 जीवन रक्षक प्रकार की दवाइयों पर तो टैक्स है वो पूरी तरह से शून्य कर दिया है, और बाकी वाली जो दवाइयां हैं उनमें जो टैक्स की जो स्लैब दर है उसको 12 से घटा करके कितना कर दिया? 5%। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। आगे लिख रखा है कि एसी, टीवी, डिश वॉशिंग मशीन। एसी आप जानते हो, जिससे ठंडी ठंडी हवा आती है। एसी, टीवी और जिसमें कपड़े धोते हैं वो वॉशिंग मशीन जो है, उसमें भी जो टैक्स है वो 18% कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 18%। सीमेंट देखा ही होगा आपने, जैसे घर वगैरह बनते हैं, उस पर भी जो टैक्स की स्लैब दर है वो 28 से घटा करके कितनी कर दिए? 18 कर दिए। परिवहन वाले जो चीजें हैं, जो गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां, बाइक हैं, उन पर भी जो टैक्स की जो स्लैब दर है वो 28 से घटा करके कितनी कर दिए? 18 कर दिए। तो ये थोड़ी बड़ी बड़ी चीजें थी, आप जिनको थोड़ा सा ध्यान रखना, ताकि कभी स्टेटमेंट वाले सवालों में अगर ये लाइन दे दी जाए तो आपके सवाल आराम से सही हो जाए। एक इस जीएसटी 2.0 या जो 56वीं बैठक हुई थी, उसमें एक नई योजना लागू की है जिसका नाम रखा है वैकल्पिक जीएसटी पंजीकरण योजना। और ये जो योजना लागू होगी वो कब से होगी? 1 नवंबर 2025 से लागू होगी। इसमें ऐसा क्या होगा? इसमें लिख रखा है कि छोटे और कम जोखिम वाले व्यवसायों के लिए वैकल्पिक जीएसटी पंजीकरण योजना लागू किए जाने की सिफारिश की है। मतलब छोटे जो बिजनेस है, स्मॉल जो बिजनेस है, और जो कम जोखिमपूर्ण जो बिजनेस है, उनको कहा है कि आप इस वैकल्पिक जीएसटी पंजीकरण योजना में वो दायर हो सकते हो। मतलब आपकी मर्जी है तो जीएसटी का पंजीकरण कराओ, और मर्जी नहीं है तो जीएसटी का पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है। ये योजना स्वचालित पंजीकरण की गारंटी देगी। ठीक है, तो ये जो बात थी वो किसकी थी? वैकल्पिक जीएसटी पंजीकरण योजना की। इसकी डेट याद रखना कि ये कब से लॉन्च हुई है, कब से लागू होगी, तो वो है 1 नवंबर 2025 से। अगली थोड़ी वही बात लिख रखी है जीएसटी परिषद की, ये बहुत ज्यादा काम की चीज है, इंपॉर्टेंट है। लिख रखा है कि आर्टिकल 279 में इसके प्रावधान किए गए हैं। आपसे पूछा जाए कि जीएसटी परिषद है वो संवैधानिक संस्था है, एक वैधानिक संस्था है, तो किसी भी संस्था के बारे में अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है, संविधान में बता रखा है, तो वो जो संस्था होगी वो कैसे होगी? संवैधानिक होगी। और भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है, उन आर्टिकलों में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको 279A में है वो शामिल कर दिया गया है। तो जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद के बारे में जो बता रखा है वो बता रखा है आर्टिकल 279A में। अब आगे थोड़ी इसकी स्ट्रक्चर की बात कर रखी है, हालांकि मैंने आपको बताया था। और इसकी बैठक है वो कितने महीने में होगी उसके बारे में बता रखा है कि प्रत्येक 3 महीने में इसकी कम से कम एक बैठक आयोजित की जानी क्या है? अनिवार्य। कितने महीने में? 3 महीने में। मतलब 12 महीने में कितनी बैठक होगी? 4 बैठक। अगला लिख रखा है इस जीएसटी के जो अध्यक्ष होते हैं, जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होंगे? केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला लिख रखा है इसके सदस्यों में है वो वित्त राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। केंद्र वाले राज्य मंत्री होंगे, भले राज्य सरकारों के जो राज्य मंत्री हैं वित्त वाले, वो इसके सदस्यों के रूप में क्या होंगे? शामिल होंगे। अगला लिख रखा है कि जीएसटी परिषद कोई भी निर्णय लेगी, कोई भी उसको डिसीजन लेना होगा कि भाई जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि ये टैक्स दरें शुरू की, ये 2 समाप्त की, इस पे इतना टैक्स लगेगा,
तो ऐसा कोई भी निर्णय लेना होगा तो ये कौन लेगा? जीएसटी परिषद। और जीएसटी परिषद में अपन ने देखा कि केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष है और सदस्यों के रूप में राज्य वाले वित्त मंत्री है। भारत में 28 राज्य है तो 28 राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य के रूप में। तो ये सारे मिलकर के डिसीजन कैसे ले पाएंगे, उसके लिए लिख रखा है कि केंद्र के पास 1/3 मत, मतलब केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं वो 1/3 बहुमत, मतलब 1/3 वोटिंग कर सकते हैं। वह राज्यों के पास 2/3 मत होते हैं। किसी भी निर्णय को पारित करने के लिए भारित मतों का 3/3 बहुमत होना आवश्यक है। मतलब ये बात ये कहना चाह रहा है कि केंद्र सरकार के पास जो वोटिंग राइट्स है वो 33% है। कितने परसेंट? 33%। और राज्यों के पास है वो कितने हैं? 66%। अब केंद्र सरकार के पास जो कर्मचारी है, केंद्र के जो कर्मचारी है वो मिलकर के कितने वोट दे सकते हैं? 33%। राज्य वाले कितने दे सकते हैं? 66%। और जब भी आपको कोई डिसीजन पास करवाना होगा तो उसके लिए 75% मेजोरिटी आवश्यक है। मतलब ना तो केंद्र सरकार अकेली कोई निर्णय पास करवा सकती है, ना ही राज्य सरकार पास करवा सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि केंद्र के पास जो वोट है वो 33% लोगों के, और राज्यों के पास जो वोट है वो 66% लोगों के। और कोई भी चीज अगर आपको पास करवानी है इस जीएसटी परिषद के माध्यम से तो आपका बहुमत कितना होना चाहिए? 75%। मतलब ना केंद्र सरकार अकेले कुछ कर सकती है, ना ही राज्य सरकार कुछ अकेले कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि जीएसटी परिषद जो है ये सहकारी संघवाद पर काम करती है। किस पर काम करती है? सहकारी संघवाद पर। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आज के लिए इतना काफी है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।